हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर है उसका पेज नंबर 62। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। इस पेज से हम मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वाज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। अब ये जो रोमन एम्पायर जो बढ़ रहा था, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा विशाल होता जा रहा था, ये किस वजह से था, क्या विशेषता थी इसकी? क्योंकि रोम के अंदर डायरेक्ट रूल था। दिस वॉज अकम्प्लिश्ड by absorbing a whole series of dependent kingdoms into Roman provincial territories। अब ऐसा किस प्रकार से इस चीज़ को पूरा किया गया था? जो डिपेंडेंट किंगडम्स थी, जो दूसरी किंगडम से डिपेंड रहती थी किसी न किसी चीज़ को लेकर, उनको रोमन प्रोविंशियल टेरिटरी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम्स। अब जो ईस्ट के पास इस प्रकार की किंगडम्स की भरमार थी, बहुत ज़्यादा ऐसी किंगडम्स थी जो डिपेंडेंट थी। बट बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी दोज विच ले वेस्ट ऑफ द यूफ्रेट्स हैड डिसअपियर्ड, शैलोड अप बाय द रोम। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि लेकिन सेकेंड सेंचुरी के आने तक जो वेस्ट में जो यूफ्रेट रिवर थी उसके आसपास का जो इलाका था वो सारा या तो ख़त्म हो गया था या कम हो गया था। क्यों? क्योंकि वो रोम के अंडर आ चुका था, सारा ही वो रोम बन चुका था, क्योंकि डिपेंडेंट जो किंगडम्स थी वो थी और उन सबको रोम ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे इनिशियली सम ऑफ दीज, यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल। इनिशियली सम ऑफ दीज किंगडम्स वर एक्सीडिंगली वेल्दी। ये जो किंगडम्स थी क्या थी? हालांकि बहुत ज़्यादा वेल्दी थी। अब यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है हेरोड्स किंगडम, जो हेरोड्स नाम है किसी के साम्राज्य का, यील्डेड अ इक्विवेलेंट ऑफ 5.4 मिलियन दिनारी पर ईयर। दिनारी क्या है? ये जो दिनारी वर्ड यहाँ पर आया है इसका अर्थ है जो एक करेंसी वहाँ पर है उसके लिए इसको यूज़ किया गया है। तो यहाँ क्या एग्जांपल में बताया गया है, हेरोड्स किंगडम में लगभग कितनी उपज होती थी? 5.4 मिलियन दिनारी के करीब जो हर साल होती थी। अब ये इक्वल कितनी होती थी? कितने इसको इक्वल बताया है? 1,25,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड। इसके बराबर ये इसको बताया है। इतना मतलब इतनी वेल्दी थी ये वाली किंगडम। द दिनारी वॉज और रोम सिल्वर कॉइन। अब यहाँ पे दिनारी क्या था उसके बारे में भी यहाँ डेफिनेशन बता दी है। दिनारी की क्या थी? ये रोमन सिल्वर कॉइन था, कंटेनिंग अबाउट, अब इसके एक कॉइन के अंदर कितना होता था? 4.5 ग्राम ऑफ प्योर सिल्वर। ये इसका बताया कि इतना इसके अंदर प्योर सिल्वर होता था। ठीक है, तो अब इतना आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि इसके अंदर क्या सिंपल सी बात आपको ये बताई गई इस पैराग्राफ के अंदर कि जो रोम था, रोम ने क्या किया था? अपनी किंगडम को बढ़ाया था। और ये कैसे बढ़ाया था? सिंपल सा इसने मेथड अपनाया था। वो मेथड क्या था कि जो डिपेंडेंट किंगडम्स हैं या जो कमज़ोर किंगडम्स हैं, चाहे वो वेल्दी हैं, तो उनको रोम ने क्या किया था? अपनी किंगडम के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर उसे मिला लिया था। ईस्ट के पास इस तरह की किंगडम बहुत सारी थी, हालांकि वो वेल्दी थी। जो यूफ्रेट रिवर के आसपास का जो एरिया था वो या तो ख़त्म हो गया था या रोम के अंडर आ चुका था। ठीक है, तो ये टोटल इन्होंने बताया यहाँ पे कि किस प्रकार से रोम ने अपनी टेरिटरीज को आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली, हालांकि इटली के लिए, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन दीज सेंचुरीज, हालांकि उसे प्रोविंस जो है नहीं कहा गया। इटली को अगर छोड़ दे तो इटली को प्रोविंस नहीं कहा गया है। ऑल टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वॉज ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्रोविंसेस। जितनी भी जो टेरिटरीज थी उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था प्रोविंसेस के अंदर। एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, और उन्हें जो टैक्स था वो पे करना पड़ता था। एंड इट्स पीक इन द सेकेंड सेंचुरी, द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ आर्मेनिया। और इसकी हाइट जो थी कब तक और ज़्यादा बढ़ गई? कब ये पीक पर पहुंच गया? सेकेंड सेंचुरी में, जब रोमन एम्पायर कहाँ तक फैल गया? स्कॉटलैंड से कहाँ कहाँ तक इसका बॉर्डर पहुंच गया? आर्मेनिया का जो बॉर्डर था वहाँ तक ये फैल गया था।
एंड फ्रॉम द सहारा टू द यूफ्रेट एंड सम टाइम बियॉन्ड, और सहारा से लेकर यूफ्रेट और कई बार इससे भी आगे तक ये फैल गया था। मीन्स जो रोमन एम्पायर था बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेच जो था वो बढ़ता चला गया था। गिवन दैट देयर वॉज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस टू हेल्प दैम टू रन थिंग्स। अब यहाँ पर क्या है, कोई भी किसी प्रकार की कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी मॉडर्न तरीके की जिससे कि चीज़ों को वहाँ पर चलाया जा सके। यू में वेल आज, तुम ठीक तरीके से कह सकते हो, हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर द एम्परर टू कोप विद द cope with the control and administration of such vast and diverse set of territories। अब भाई बहुत ही हैरानी की बात है कि कोई गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे, तो किस प्रकार से जो राजा था, एम्परर था, वो कंट्रोल करता था और एडमिनिस्ट्रेट करता था इतने बड़े डाइवर्स और वास्ट टेरिटरीज़ को, विद द पॉपुलेशन ऑफ सम 60 मिलियन, जिसकी की पॉपुलेशन लगभग 60 मिलियन थी मिड सेकेंड सेंचुरी के अंदर। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? द आंसर लाइज इन अर्बनाइजेशन ऑफ द एम्पायर। इसका आंसर तुम्हें मिलेगा कि जो ये एम्पायर था यहाँ पर शहरीकरण होना शुरू हो गया था। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे शहर के अंदर बना दिए जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बिना गवर्नमेंट के ही काम चलाया जाता था क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। द ग्रेट अर्बन सेंटर दैट लाइन द शोर्स ऑफ द मेडिटेरियन। अब जो दूसरे अर्बन सेंटर थे जो कि मेडिटेरियन के किनारे पर पड़ते थे, यहाँ पर नाम दिए गए हैं आपको, मैंने अंडरलाइन भी किए हुए पेंसिल से। कौन से थे ये? कार्टेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटोच वर, ये बहुत ही बड़े थे जो ये अर्बन सेंटर्स थे। वर द ट्रू बेडरॉक ऑफ द इम्पीरियल सिस्टम, ये नींव थे उस समय की जो इम्पीरियल सिस्टम था उसकी, ये नींव थे ये शहर, इस तरह के जो बड़े शहर थे। It was through the cities that government was able to tax the provincial countryside, which generated much of the wealth of empire। अब इनके द्वारा, इट वॉज थ्रू द सिटीज, शहर ही थे जिनके द्वारा जो गवर्नमेंट है वो क्या करती थी, टैक्स जो है जो उनके प्रांत होते थे कंट्री साइड के बाहर की साइड जो जगह होती थी, प्रांत होते थे, वहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो है इकट्ठा कर सकती थी और ज़्यादा से ज़्यादा क्या जनरेट होती थी, वेल्थ, धन इकट्ठा करते थे एम्पायर के लिए। व्हाट दिस मीन इज़ दैट द लोकल अपर क्लास एक्टिविटी। अब इसका अर्थ क्या है कि जो लोकल अपर क्लास के जो लोग थे एक्टिवली collaborated with the Roman state in administrating their own territories। अब जो लोकल अपर क्लास के जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जुड़े हुए थे रोमन स्टेट के साथ और एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे अपनी टेरिटरी को, एंड रेजिंग टैक्सेस फ्रॉम देम, और उनसे वो लोग जो टैक्स हैं उसको इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, in fact one of the most interesting aspect of the रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज़ द ड्रामेटिक शिफ्ट इन द पावर। अब एक और जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है आस्पेक्ट क्या बताया है रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री का, कि यहाँ पर जो शिफ्ट था पावर का, जो पावर में चेंज आ रहा था। ठीक है, किसके बीच में पावर चेंज हो रही थी? बिटवीन इटली एंड द प्रोविंसेस। जो इटली था और जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर पावर में क्या हो रहा था, लगातार चेंजेस आ रहे थे थ्रू आउट द सेकेंड एंड द थर्ड सेंचुरी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं सेकेंड सेंचुरी की और थर्ड सेंचुरी की। इट वॉज द प्रोविंशियल अपर क्लास, ये जो प्रांतीय अपर क्लास लोग थे, हु सप्लाइड मोस्ट ऑफ द कैडर, जो कि ज़्यादातर कैडर्स को सप्लाई करते थे। अब ये कैडर्स क्या करते थे? दैट गवर्न द प्रोविंसेस, जो कि सिटीज़ को क्या करते थे या प्रोविंसेस को क्या करते थे, गवर्न करते थे, शासन करते थे उन पर, एंड कमांडेड द आर्मीज़, और ये क्या करते थे, आर्मीज़ को कमांड करते थे। ठीक है, दे केम टू फॉर्म अ न्यू एलीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये क्या बनाया इन्होंने? एलीट क्या होता है? हाई क्लास अपर क्लास जो होती है,
एडमिनिस्ट्रेटर्स की अब क्या हो गई थी, नई हाई क्लास जो थी वो बननी शुरू हो गई थी। एंड मिलिट्री कमांडर्स हु बिकम मच मोर पावरफुल देन द सीनेटोरियल क्लास। अब जो मिलिट्री कमांडर्स थे, अब वो सीनेटोरियल क्लास, जैसे कि कल हमने पढ़ा था सीनेट्स के जो सीनेटोरियल क्लास थे कौन थे, नोबल पीपल आते थे इसके अंदर, जो कि पहले रिपब्लिक था जब रोम, तो उस पर जब ये गवर्न करते थे, तो सीनेटोरियल क्लास में वही लोग थे जो पहले रिपब्लिक के टाइम में गवर्न करते थे। ठीक है, तो अब उनके मुकाबले ये जो मिलिट्री कमांडर्स थे ये ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। क्यों हो गए थे, अब इसका भी रीज़न है, बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्प्रर। उनके पीछे किसका हाथ था, एम्प्रर का हाथ था। ठीक है, एज दिस न्यू ग्रुप एमर्ज, जैसे जैसे ये नए ग्रुप की शुरुआत हुई, द एम्प्रर जो उस समय का राजा था गैलिनस, क्या टाइम पीरियड बताया उसका यहाँ पर 253 से लेके 68 तक का टाइम पीरियड बताया किस एम्प्रर का, गैलिनस का। ठीक है, कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर। अब उसने क्या किया, अपनी पावर को बहुत ज़्यादा और उसने बढ़ा लिया, इकट्ठा किया अपनी पावर को। कैसे इकट्ठा किया, एक्सक्लूडिंग सीनेटर्स, जो सीनेटर्स थे उनको उसने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया, मिलिट्री कमांड, जो पहले मिलिट्री कमांडर्स होते थे ना, मिलिट्री को कमांड करते थे जो ये सीनेटर्स, उससे बाहर करके ये जो एम्प्रर गैलिनस था इसने अपनी पावर को बढ़ा लिया। We are told that Gallienus forbade senators from। अब हमें ये भी यहाँ पर पता चलता है, ये भी बताया गया है हम लोगों को यहाँ पर कि जो ये गैलिनस था, जो एम्प्रर था, इसने रोक लगा दी थी किस पर, सीनेटर्स पर, फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी, कि भाई ये आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं नहीं देंगे, और हैविंग एक्सेस टू इट, और ना ही आर्मी में ये लोग लिए जाएंगे, in order to prevent control of the empire from falling into their hands। अब इस क्यों कर रहा था ये, ताकि पावर जो है उसके हाथ में बनी रहे और कंट्रोल जितना भी है वो सारा उसके हाथ में बना रहे। ठीक है, तो आज हम यही करेंगे, थोड़ा सा ही करवा रही हूँ आज, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।